हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू करा था वो करा था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बहुत अच्छी बात है। जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A था, अगर आप सोचेंगे तो हमने सबसे पहले कौन सा सेक्शन करा था? 80D, हेल्थ इंश्योरेंस। सेल्फ प्लस फैमिली और पेरेंट्स का 25,000, सेल्फ प्लस फैमिली था, पेरेंट्स का 25 था। 25 का 50 हो जाएगा। और पेरेंट्स पे भी, अगर जिसके इंश्योरेंस है वो रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 होते हैं, कैश में हो सकता है, बाकी पेमेंट कैश में नहीं हो सकती। यानी कि सेल्फ प्लस फैमिली प्लस पेरेंट का मिला के 5,000 होते हैं। उसके बाद हमने देखा था इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कि अगर जिस बंदे की इंश्योरेंस नहीं है उसको भी 80D में डिडक्शन मिल जाएगी। बस कंडीशन ये है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए। स्पेसिफिकली बोले तो रेजिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन। जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो उसको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। ये हम लोगों ने 80D में देखा था। एक पॉइंट और देखा था। एक पॉइंट और ये देखा था कि अगर आपने इंश्योरेंस मोर देन 1 ईयर लिया तो जितने साल टच हो रहे हैं उसमें वो डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चे, ये हमने करा था 80D। इसके बाद आता है 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर आप किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड को मेंटेन कर रहे हैं और अगर आपने 10 रुपए का भी खर्चा कर दिया तो आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 की। लेकिन सिवियर डिसेबिलिटी तो 1/25। सिवियर का मतलब 80% और अब ऐसा भी हो सकता है आप खर्चा ना करो, उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी ले लो। तो अगर आपने पॉलिसी भी ले ली तो आप प्रीमियम पे कर रहे होंगे। प्रीमियम पे कर रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी फ्लैट 75 या फिर 1/25 की। डिपेंडेंट डिसेबल्ड के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या थी? इंडिविजुअल के अगेंस्ट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन सच इंडिविजुअल। 80DD करने के बाद अगर मैं आपको बात करूं 80DD के बाद 80U था, डिसेबल्ड से रिलेटेड। 80DD था एक बार मेंटेनिंग, 80U था अगर आप वो जो जो वो डिसेबल्ड है उसकी खुद की बात होगी, वो हैंडीकैप। तो उसने तो खुद खर्चा नहीं कर रहा, बट ही इज अर्निंग समथिंग, सो ही गेट अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000 और 1,25,000, 1/25 इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी। अब पॉइंट ये है, जो पॉइंट मैंने आपको उस टाइम नहीं बोला था, जो आपको हो सकता है वो में दिख जाए। अगर एक इंसान उसको मेंटेन कर रहा है और वो बंदा ऑलरेडी 80U में एग्जेम्पशन डिडक्शन ले रहा है तो 80DD में नहीं मिलती। जिस बंदे को सरकार दे रही है, अगर उसको मैं मेंटेन कर रहा हूं तो ऐसे नहीं होता कि 80U में वो भी ले ले और 80DD में मैं भी। तो वो अपना भी अर्न कर रहा है। एग्जैक्टली, अगर वो अपना अर्न कर रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकता मुझे भी दे दो डिडक्शन। ठीक है बच्चे। फिर हमने करा था 80DDB। डीडीबी था मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ क्रिटिकल डिसीज, फ्लैट डिडक्शन। अच्छा, अमाउंट, इसमें डिडक्शन कैसे मिलती थी? अमाउंट स्पेंट और 40,000 विच एवर इज लेस। बट अगर जिसके लिए खर्चा कर रहा हूँ वो सीनियर सिटीजन है तो अमाउंट स्पेंड और 1 लाख विच एवर इज लेस। ध्यान रखने वाली बात ये थी आखिरी में कि अगर कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो जो भी कंक्लूडिंग आंसर है उसमें से इंश्योरेंस क्लेम माइनस होगा। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने करा था 80GGB, जीजीसी। जीजीबी था पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन हो रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? कंपनी करता है। कोई भी अमाउंट, तो पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो भी आप डोनेट करोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी जीजीबी में, कैश में नहीं हो सकती। 2000 तक उसमें थी, 80G में थी, इसमें नहीं, जीजीबी में कहीं नहीं लिखा होगा। ठीक है, 100% डिडक्शन मिल जाए। जीजीसी था कि एनी अदर एसएससी अदर देन कंपनी, अगर वो कंट्रीब्यूशन करे पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट तो बेसिकली उसे भी 100% डिडक्शन कैश में नहीं है। फिर हमने एक बड़ा सेक्शन करा था 80G। 80G था ना, वो डोनेशन। डोनेशन 4 लिस्ट में हो रही थी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। लेकिन वो शुरू होने से पहले ये था कि डोनेशन इन काइंड इज नॉट अलाउड, डोनेशन इन कैश अप टू 2000 इज अलाउड। यानी कि आपको ले देंगे डोनेशन बैंक के थ्रू करनी। लिस्ट ए बहुत बड़ा था। लिस्ट बी में क्या था? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। लिस्ट नंबर सी में फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लिस्ट नंबर डी में फैमिली प्लानिंग के अलावा अदर देन चैरिटेबल पर्पस, अदर देन फैमिली प्लानिंग।
हाउसिंग एकोमोडेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टेम्पल चर्च में डेवलपमेंट। और लिस्ट नंबर ए में हमने बात करी थी स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा सेस, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, अर्मीनिया अर्थक्वेक देखा था, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड देखा था, ये सारी चीजें। डिफेंस, हाँ जी, लिखी नहीं थी, लिखनी थी, हाँ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स और पड़ेगा तुम्हारे, ठीक है। लिस्ट ए के अंदर 100%, लिस्ट बी में 50, लिस्ट सी में 100, लिस्ट डी में 50। ए और बी में 100 और 50 जो है उसमें लिखा है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, सी और डी में लिखा था विद क्वालिफाइंग लिमिट। जैसी क्वालिफाइंग लिमिट आई तो सवाल होता है कि भाई इस पे कोई लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट के लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम होता था GTI माइनस 112 ए, 112 111 ए, 111 ए, एंड सारी की सारी डिडक्शन माइनस कर दीजिए एक्सेप्ट 80G, क्योंकि वही तो निकाल दो, उसके 10% से ऊपर वो नहीं जा सकता। तो आपको ध्यान होगा हमारे एग्जाम्पल में वो 60,000 आ गया था, और जो लिस्ट के अंदर थी वो 40,000 थी, लिस्ट नंबर सी, तो वो 40 तो वहां यूज हो गई, जो बच गई 20,000 वो डी में जाएगी, पर वो पूरी नहीं मिलेगी, 20,000 का 50%। सॉर्टेड है। ये हम लोगों ने करा था 80G। फिर हमने करा था 80E। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेते, आप अपने लिए भी ले सकते हैं, स्पाउस के लिए भी ले सकते हैं, बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, इवन एडॉप्टेड किड के भी ले सकते हैं, फॉर होम यू आर अ गार्जियन। काय बात की डिडक्शन मिल रही थी ये? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन लोन कहां से लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। You will start getting the deduction from the previous year in which you start repaying the interest. So total कितने साल मिलती है? 8 साल। तो एक साल जब मिल गई तो वो तो है ही, उसके बाद आगे के 7 years। सर मेरा तो इंटरेस्ट 15 साल पेमेंट होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 साल से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर मेरा लोन तो 4 साल में ही खत्म हो जाएगा, तो 4 साल ही मिलेगी। क्या कोई लिमिट थी? लिमिट नहीं। क्लियर है? इसके बाद हमने करा था 80EE कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। तो वो जो 24B हाउस प्रॉपर्टी मिलती थी वो तो मिलेगी, यहां भी मिल जाएगी एड ऑन। कितने रुपए? 50,000। लोन शुड हैव बीन सैंक्शन बिटवीन 1/4/16 till 31st March 17। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी अप टू 50 lakhs। और जिस भी बंदे ने लोन लिया है उसके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए। लोन सैंक्शन जो था वो अप टू 35 lakhs। क्लियर है बच्चे? 2 लाख का ये होता है कि अगर आप जैसे 2 लाख रुपए ये है बच्चे कि अगर आपके पास जो घर है उस घर के ऊपर आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो ये समझो जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो 3 लाख दे रहे हो। तो आप समझो कि हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन 2 लाख से ऊपर तो नहीं जा सकती। नाउ हाउ मच यू आर लेफ्ट विद? 1 लाख। तो सरकार ने बोला ज्यादा तो नहीं, 80EE में 50,000 का फायदा करा देंगे। बस कंडीशन ये है 16-17 का लोन हो, 50 लाख की वैल्यू, 35 लाख का लोन हो, समझ रहे हो? एंड यू शुड नॉट बी द ओनर ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में एक और सेक्शन आया था 80EE था। ये तो EE था, अगला वाला EE था, EA EE, ठीक है। 80EE ये किसके ऊपर था? ये और आ गया था, ठीक है। बस इसमें लोन कब सैंक्शन हो रहा था? 1/4/19 से 31 मार्च 22, है ना? इस ड्यूरेशन में आपने लोन लियो। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो ये बेनिफिट दे देगा? ना मैं डिडक्शन की बात कर रहा हूं, 1.5 लाख। मैं वो कह रहा हूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी अप टू 45 लाख।
कुछ भी नहीं लिखा हुआ उस पर, वैल्यू लिखा हुआ तो फेयर वैल्यू है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो नहीं सकती, अगर इसमें इतनी कम चल रही है 45, तो पहले वाले में तो स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा नहीं, तो मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक बार फिर से बोलता हूँ, 19-22 के अंदर था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी अप टू 45 लाख। जो बंदा वो लोन ले रहा है उसके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसको कितने रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी? 1.5 लाख। ओवर एंड अबव दैट 2 lakhs, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में हो। जिन बच्चों का हाउस प्रॉपर्टी हो गया उनको ये समझ आना चाहिए कि कभी कभी लेट आउट भी होती है, तो भी मुझे लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो लॉट ऑफ इंटरेस्ट हो भी जाएगा तो आपने सेट ऑफ भी बढ़ लिया, 2 लाख से ज्यादा तो भाग नहीं जाएगा, तो जो बच जाएगा उसको आप डबल ई ए में ला सकते हैं। 80 डबल ई और 80 डबल 80 डबल ई डबल 80 डबल ई और 80 डबल ई दोनों में एक साथ ले सकते हैं? नहीं, नहीं ना। अगर आपको ऑलरेडी वहां पे बेनिफिट आप क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपका नहीं हो रहा, क्योंकि ये बात इससे हो जाती है यू शुड नॉट हैव एनी हाउस। अगर 80 डबल ई चल रहा है तो मतलब आपके पास घर है, समझ रहे? तो ये वाली लाइन भी एक आपको दिख जाएगी, नोट्स में हो सकता है लिखी हो। इसके बाद हमने कौन सा करा था? डबल ई बी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन वो भी आज के टाइम पे चल रहा है? नहीं चल रहा। कौन सी डेट से था? 1/4/19 से लेके 31 मार्च 23 तक था। वेरी गुड। 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती थी। लेकिन अगर आप आज अगर वो गाड़ी खरीदो, ईवी कार, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जिस बंदे ने 19 से लेके 23 में ले लिया होगा, वो अगर आज भी ब्याज दे रहा होगा तो उसे तो डिडक्शन मिल रही होगी। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। और कौन सा सेक्शन हुआ था? टीटीए एंड टीटीबी। 80 टीटीए एंड 80 टीटीबी। टीटीए था इंडिविजुअल के लिए अदर देन सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए आ गया था टीटीबी। टीटीए में मैक्सिमम डिडक्शन कितने की थी? 10,000। टीटीबी में 50,000। टीटीए में सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट है, टीटीबी में सेविंग, आरडी, एफडी, सारे अकाउंट। इसका मतलब सीनियर सिटीजन को फायदा ज्यादा मिले। बताइए, कोई दिक्कत नहीं आता? और कुछ करा आपने? तो बता दिया है, बेटे रिवीजन के अंदर दोबारा रिवीजन करूंगा। आई थिंक हो गया हमारा, है ना? तो आइए सर जी, बात को बढ़ाते हैं आगे। बड़ा सेक्शन करते हैं। मेजरली 80C वाली सीरीज ही बची हुई है। चल आइए, साथ साथ नोट करोगे या घर पे? ठीक है, जब मैं एक बार सारा पढ़ा दूंगा तब साथ साथ नोट कर लेना। वो तो है, पर अब फ्लो आ गया, अब इतनी देर से रिवाइज करो, एनर्जी आ गई। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, 80C समझिएगा। अभी तक आप ना थोड़ा थोड़ा 80C कहीं ना कहीं आ रहा था। बता सकते हैं आपने 80C किधर किधर पढ़ा? वैसे सैलरी के अंदर पढ़ा था, आरपीएफ, एसपीएफ, याद है वो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं 80C में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब 5 साल की एफडी करा लीजिए, 80C में एलिजिबल होते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, उसमें 80C में एलिजिबल होते हैं। आपकी ट्यूशन फीस, कौन सी ट्यूशन फीस? जो स्कूल की हो, स्कूल के अंदर जो आप जो रिसिप्ट मिलती थी ना स्कूल की, उसमें ट्यूशन फीस लिखा होता, वो एलिजिबल होती। पर अब मुद्दे की बात यह है कि ये सेक्शन पढ़ने की जरूरत किसको है, कि मिलेगी किसको डिडक्शन? इंडिविजुअल। और मैक्सिमम कितनी ले लोगे आप? 1.5 लाख।
और अब मुद्दे की बात शुरू होती है कि सर बताइए कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। और ऐसे 25-30 जगहें हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए सबसे पहली और सबसे कॉमन जिसपे पेपर में सवाल आने का है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। आई एम नॉट सेइंग health insurance. If you're taking health insurance, that is covered in 80D. मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग यूलिप। यूलिप ना बस आपको नाम याद होना चाहिए, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है जी। इंश्योरेंस प्लान भी हो सकता है वैसे। ठीक है जी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। सर मुद्दे की बात यह है सर, आप किस चीज का प्रीमियम दे रहे हो? LIC। आप में से कितने बच्चों ने LIC ली हुई? आपने ली हुई, वेरी गुड, आपने भी ली हुई। 3 बच्चों ने LIC ली हुई। तो क्या LIC सबको लेनी चाहिए? हाँ लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। आपके मैं साथ तो जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब आप ऐसे सोचते हो हाँ सबको लेनी चाहिए। 3 बच्चों ने लिया सिर्फ, बाकी बच्चे लेना चाहते हैं LIC से। लाइफ का कुछ कभी भी कोई कोविड ऐसे कोई भी आ जाता है, कोविड के बाद से तो मतलब एकदम इमीडिएट होना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आई हेल्प यू। आप करोगे कि नहीं? हाँ, नहीं मैं फॉर्म भरवा दूंगा आपका। हाँ नहीं, मेरी कमीशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सोचता है ना एक थोड़ी इमेज सेट अच्छी हो जाएगी, मतलब है ना, मेरी मदर इन लॉ कहेंगी वो कितना अच्छा काम करे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, तो एक इंडिविजुअल किसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेगा? या तो सेल्फ, मतलब अगर मैं अपनी इंश्योरेंस करा रहा हूं तो मुझे डिडक्शन मिलेगी। स्पाउस और चिल्ड्रन, पेपर में कई बार आ जाता है पेरेंट्स के लिए कराएंगे, नहीं, अब यहाँ पे चाहे लिख लीजिएगा, नहीं मिलेगी पेरेंट्स के लिए। इन केस ऑफ HUF और एनी मेंबर ऑफ HUF, मुद्दे की बात नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप बच्चे जो हो वो मान लो प्रीमियम दे रहे हो, ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी 20 साल की हो, 20 साल तक कुछ ना हुआ हो, तो पैसे वापस आ जाएंगे, तो वो टैक्सेबल होंगे या एग्जाम्पल? इट डिपेंड्स, यानी कि ऑन मेच्योरिटी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इधर लिखने का स्पेस है जैसे, ऐसे आपको पता है छोटे छोटे प्लान्स भी होते हैं LIC के। LIC के प्लान पता है कैसे होते हैं? 3 साल का ले लो जी प्लान, 1 2 3, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और फिर क्या होगा? आपको सीधा मान लो ये ईयर 1 है, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, और हम आपको ईयर एंड 5 पे 5 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख की जगह चलिए मान लीजिए 4 लाख। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो 4 लाख है जो मुझे मिला, एक बात बताओ, ये तो मैंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख तो दिया मैंने 3 साल, मुझे पैसा कितना मिला? 4 लाख। अब सवाल ये है कि क्या ये जो 4 लाख मिलता है ये टैक्सेबल होता है या ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D? ये कहीं पे बाय चांस आपको दिखा होगा। क्या हिंदी पढ़ा हुआ नहीं एग्जेम्पशन का फैमिली की होता है। नहीं, 1010D आपने अभी कहीं नहीं देखा, किसी ना किसी जगह आएगा। नहीं नहीं, वहां नहीं, कोई बात नहीं, आप दिमाग मत लगाइए, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप इसको, कोई दिक्कत। आप मुझे बताइए, सो इज इट, व्हाट डू यू वांट? आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं या नहीं करना? ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि LIC जो पैसा है वो तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए भाई। नाउ आई एम सेइंग इट डिपेंड्स, सो इट इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। आई एम सेइंग इट डिपेंड्स। किस पे डिपेंड आएगी वो बात समझेंगे। और अब उस सेगमेंट को अब एक बार साइड करो, आइए अब दोबारा देखो।
हाँ कैपिटल ई उसमें लिखवाया था 10 करके वो लिखा था, पर वो स्पेल अलग चीज होएगी यूलिप के एंगल से। अब आप मेरी बात समझिएगा, एक बार के लिए अब वो ना ये वाली चीज को भूल जाओ, मतलब मैं जस्ट एक थॉट प्रोसेस दे रहा था कि भाई पैसा आता है तो टैक्सेबल होता है, क्या होता है। अब मैं दोबारा डिडक्शन के अंदर आ गया। देखो बच्चे, पॉलिसी जो है ना, इशूड बिफोर 1/4/2012, अगर आप आज पॉलिसी लोगे तो ये मैं उसको क्या बोलूंगा, इशूड बिफोर या ऑब्वियसली ऑन और आफ्टर? ऑन और आफ्टर। बट कैन आई से देयर वुड बी मेनी पीपल जिनकी पॉलिसी चल रही होगी 2012 से पहले। बिल्कुल होगी। ठीक है, तो मान लो मेरी पॉलिसी एक चल रही है और मैंने पॉलिसी कब ली थी, मैं 2010 में ली थी। कहने से मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, कहने से इस टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ। तो मैंने कितना प्रीमियम पे करा? मैंने ना बच्चे उस साल में, या अभी जो मर्जी मान लीजिए, उस साल में जब प्रीमियम पे करा, कितने रुपए प्रीमियम पे करा साल का? 50,000। तो एक सिंपल बात आती है कि अरे सर 50,000 करा तो डिडक्शन कितने मिलेगी? 50,000 मिलेगी। पर ऐसा नहीं है। सरकार कहती है कि आपका जो पॉलिसी अमाउंट है ना, पॉलिसी अमाउंट होता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कि अगर आपका पॉलिसी खत्म हो गई या मेच्योर हो गई तो इतना पैसा मिलता ही मिलता है। हमें उसके अंदर नहीं जाना, आपको पॉलिसी अमाउंट याद रखना। ठीक है, पॉलिसी अमाउंट है जी मेरा 5 लाख रुपए। ऐसे लोग बोलते हैं ना ये पॉलिसी कितने की? 5 लाख। मतलब जब बंद हो जाएगी तो इतना, और अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल तो आपको 30 लाख रुपए मिले। मैं उसके अंदर नहीं, मैं पॉलिसी अमाउंट ही रहा। व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट? 5 लाख। 5 लाख का कितना करना है मुझे? 20%। कितना है? 1 लाख। इसका मतलब मेरा प्रीमियम ना बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे नहीं। सही है। तो मुझे डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? 50। ठीक है जी। अब आप बताइए, अगर मेरा पॉलिसी अमाउंट 2 लाख होता बेटे, यानी कि सर जी ये पॉलिसी क्या है, मतलब हमें कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, मुझे 4 लाख मिलेगा बेटे। आई एम सॉरी, 2 लाख मिलेगा। तो 2 लाख का 20%, 40,000। व्हाट प्रीमियम आई हैव पेड? 50,000। बट दूसरी लिमिट क्या आ रही है? 40,000। मुझे डिडक्शन कितने की मिलेगा? एंड लेट मी टेल यू, अगर किसी भी साल आपका प्रीमियम 20% से ऊपर हो गया, तो अब जब फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा तो वो टैक्सेबल। यू आर डी बार्ड फ्रॉम द एग्जेम्पशन ऑफ 1010D। अगर तुम्हारा प्रीमियम, सुन लो सीधा सा, अगर तुम्हारा प्रीमियम 20% से ऊपर है किसी भी साल, तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं मिलने का। मैं डिडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कल को जो पैसा मिलेगा एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा प्रीमियम 20% से ऊपर जा रहा था। ये बात मैं लिखवा दूंगा आपको लिखने की, ऐसा कोई वो नहीं है। आप सिर्फ अभी टाइम पीरियड पे फोकस करिएगा। पहले बताइए, यहां तक बताइए, क्लियर है बच्चे? पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/22। आगे लिख रहा हूं मैं कुछ, हाँ सॉरी 1/4/12, बट बिफोर 1/4/13। सिर्फ एक साल, ओनली 1 ईयर। पहले वाला क्या था बच्चे? बिफोर 1/4/12, मतलब 31 मार्च 12 तो वही कवर हो गया। फिर ये वाला कौन सा हो गया? 12/13 हो गया मतलब, है ना? एक साल। सरकार ने बदल दिया, प्रीमियम पेड, ओ माय गॉड, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। यहां तक क्लियर है? पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/13, प्रीमियम पेड और 15%। लेट मी टेल यू, सुनिएगा बात को, दिस इज ओनली फॉर
हैंडीकैप, ये जो 10 से 15% हुआ है, कौन से साल में हुआ है? 2013, 1 अप्रैल 13 ऑनवर्ड्स 15% तब से हो। मैं आपको एक अच्छा डायग्राम और बना के दे दूंगा, डोंट वरी। समझ आई आपको वैसे बात? ठीक है, आपने लिख लिया क्या? ठीक है, तो मैं इसी डायग्राम में ही अपडेट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे लिख रहे हो तो। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये वाला पीरियड आप समझिए, ये पीरियड टेक्निकली अप टू कहाँ तक जा रहा है? 31 मार्च 13 तक। 31 मार्च 13 तक सबके लिए यही कहानी थी। वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे गलत बना रखे थे, मैं वही सोच रहा हूँ इसमें ठीक कैसे करूँगा। अब आप तो अपना एडिट कर दो, पर मैं तो बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा। एक बार रुक जाना। एक कैटेगरी हो गई बिफोर वाली, एक होगी सिर्फ 1 साल की, और एक हो गई उसके बाद अब जो चल रही है ऑनवर्ड्स। बिफोर में सबके लिए 20 होता था। एक 1/4/12 से पहले बिफोर सबके लिए 20%। 12/13 में सबके लिए 10%। 1/4/13 से क्या हो गया? हैंडीकैप का 15, बाकी होगा 10। तेरे बच्चे ये वाला इधर नहीं मैडम, ये तो ऑनवर्ड्स वाला आ गया ना, तो हैंडीकैप का 15 हो गया ना इसमें। समझ आ गया? या एक टेबल, 1 मिनट रुको, मैं एक और टेबल बनाया तो रुक जाओ, आप एक काम करो, काट दो सारा। ठीक है, नहीं काटना था, नहीं तूने लिखा भी नहीं है, मुझे पता है। बिफोर 1/4/12, फिर अगला मैं टाइम ड्यूरेशन देता हूँ, फिर उसके बाद आपको सीधा हैंडीकैप और अदर का अलग टेबल बना।
ऑन और आफ्टर 1/4/12 बट बिफोर 1/4/13 ऑन और आफ्टर 1/4/13 onwards। ये 3 टाइम लिमिट्स है ना बच्चे, और मैं आपको कह रहा हूं जो पर्सन है 2 लोग हैं, एक मैं लिख रहा हूं नॉर्मल और एक लिख रहा हूं डिसेबल्ड। सेट है जी कहानी, ये बन जाएगा आपका सारा सेटअप सामने। नहीं, इसी में हो जाएगा सारा। मैंने पहले बोला था आप लोग मानते नहीं। हाँ? 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 तो अभी 10 और 15 चल रहा है सर। हाँ जी, डिसेबल पर्सन का क्या है लास्ट ईयर में 20%। वो तो पहले, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 15%। हाँ 15% चल रहा है फॉर डिसेबल। ये टेबल में एकदम टाइमलाइंस और वो एकदम क्लियर है आपको। डिसेबल्ड ये तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और सारा लगाना पड़ता है। नॉर्मल और डिसेबल्ड में मतलब क्या बताऊं आपको, पॉलिसी कब इशू करी? आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ पॉलिसी कब इशू, अगर पॉलिसी आज इशू हुई तो क्या रेट लगेगा? 10%। नॉर्मल पे डिसेबल 15। पॉलिसी 2004 में इशू हुई तो 20% 2004 में बिफोर वाला है 20%। लेकिन टाइम पीरियड से आपको दे तो दिया। कुछ भी नहीं है सर। ऐसा बताओ, 2 टेबल डेट के हिसाब, 2 टेबल डेट के हिसाब से। अरे इसमें उतना सही नहीं बना हुआ था ना, मैंने इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं निकल रहा था, इसलिए क्या गड़बड़ था वो अभी आप पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, इसलिए जो है वो 1/4/13 के बाद में वही ना बस। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही समझे। वो भी काटते हैं। बस बेटे ऐसे ब्लैक कलर कर दो, क्या हो गया इसमें इतना। हाँ सर, आप ब्लैक पे बना रहे हैं। हाँ, मुझे बताइए कोई दिक्कत? हमारे पास तो ब्लैक कलर नहीं है, सब हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? हालांकि इसके ऊपर हमें कई क्वेश्चन करने होंगे, पेपर में इसके आने के बहुत चांसेस होंगे। तो मिस्टर ए ने LIC को प्रीमियम पे करा 70,000 पर एनम। सम एश्योर्ड 5 lakhs। पॉलिसी इशूड ऑन 1/8/2004, 1/8/2012, 1/8/2022। 3 केस बना दिए मैंने। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई को ATC में डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर ये पॉलिसी जो इशू हुई थी वो 1/8/2004 को हुई थी, कहने से 70,000 तो उसने पे करा था और 20% तो 1 लाख, सो कितना डिडक्शन मिल जाएगा विद इन द लिमिट्स। फिर 1/8/12 को 10%, हाउ मच? 50,000। एक्चुअल तो 70 है पर 50 है, और 1/8/22 को सेम ही होगा सर।
50,000। कोई दिक्कत बच्चे, क्लियर है ना? चलो एक की बात क्या है वो एक बात ही कौन सा नीचे एक बात क्लियर, सबको समझ आ रहा है? हैंड राइटिंग समझ आ रही है सबको? गुड। आगे बढ़ू? जल्दी लिखो फिर, बातें कर रहे हो आप। क्या बेटे इतनी देर लगाओगे क्या? मैंने लिखा हुआ आपने कटवा दिया, मैंने बंदी कर दी, मैं कर जाएगी। तू तो हर्ट हो गया। अच्छा लिया वो मैं कर जाएगी, मुझे एडजस्ट कर लूंगा फिर। हो गया? ये देख नेक्स्ट देखिए बच्चे। ओके, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। तरुण जी यू आर लेट, थोड़ा आज तो लेट होना बनता है तुम्हारा। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ बताइए कहाँ पढ़ा था आपने? 80C में मिलती थी डिडक्शन। अगला पॉइंट देखिएगा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, याद करो हमने लिखा था आरपीएफ, और एक होता है बच्चे एएसएफ होता है, उसके बारे में कम लिखा हुआ हम लोगों ने, पर उसे अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बोला है। ये भी इसी तरीके का होता है, ठीक है? ठीक है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो अगर यहाँ पर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? एम्प्लॉय, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद अब जो नाम आएंगे ऐसे आपको कोई मतलब कीवर्ड्स हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, शॉर्ट में से एनएससी बोला जाता है, एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी। क्या होता है, वो जो इंटरेस्ट होता है ना वो दोबारा से उस अमाउंट में जुड़ जाता है। तो क्या वो जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है? मानी जाती है। आपको इतना गहरा नहीं जाना, नाम याद होना चाहिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, देखो बेटे आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, आपने देखा कि अगर इंटरेस्ट पे करते तो उसकी डिडक्शन मिलती है, पर क्या प्रिंसिपल अमाउंट की मिली अभी तक? 80C में मिल जाती। आपके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है और अगर आप उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करो, तुम्हारा बैंक से लोन चल रहा है वापस कर रहे हो, तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाए। समझ रहे हो? किसमें? ये सारे मिला के 1.5 लाख है। सबके 1.5 नहीं है, टोटल हर पॉइंट के 1.5 नहीं बच्चे, फिर तो एम्प्लॉयज के मतलब लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें ना कंडीशंस लिखी हुई है, लोन शुड हैव बीन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन शुड हैव बीन कंप्लीटेड, लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट, एम्प्लॉयर और एनी कंपनी। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की ऐसी कोई वो नहीं। तो ये वाला पॉइंट यहां तक। अभी आप लिख रहे हो या बोलता जाऊं? हाँ मैं फाइल भेज दूँ, और अभी जो लिख रहा हूँ वो ये वाला, वो अलग पॉइंट है बच्चों। अलाउड इन प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट लिखा हुआ। एक बात बताइए, जब आप घर खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं? नाउ यू आर अवेयर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। घर बेचेंगे तो एक टैक्स लगता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स है जो पे करा जाता है, जनरली बायर पे करता है। रीजन बताता हूँ, जो सेलर होता है कह रहा है मैं तो जी घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं पैसा लगाता। आप हो नहीं, आप दो स्टैम्प ड्यूटी। तुमने जब खरीदा था तो हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करी। तो सिस्टम मार्केट में क्या होता है, बायर हैज टू, पहली बात। दूसरी बात, स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो, किसको जा रहा है? कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, जो घरों की डील होती है उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो स्टेट के पास जाता है। तो यानी कि आपने दिल्ली सरकार को दिया,
लेकिन इसकी डिडक्शन कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा बहुत रेयरेस्ट देखा जाए, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मैं क्यों डिडक्शन दूं भाई तेरी इनकम में से, समझ रहे हो? पर ये एक लौता ऐसा पॉइंट आपको दिखेगा जिसमें यू आर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी टू द स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग यू डिडक्शन कि चल तेरे को 80C में डिडक्शन दे दे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कांग्रेस के टाइम पर आया था, ठीक है ना बच्चे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इतने पॉइंट लोगों को चाहिए ही नहीं होता क्योंकि ओवरऑल ही 1.5 लाख लिमिट है। आप समझ रहे हो, लोगों ने ऑलरेडी LIC करा रखी है, PPF एम्प्लॉई है, तो ये नाम का दिखाने के लिए है इसमें, समझ रहे हो? कोई तो ले ही रहा होगा जब सब है। कोई अगर कोई एक आध इंसान ले रहा हो बट इट्स नॉट अ बिग, इतनी अच्छी भी नहीं हुई ना, मतलब ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। सही बात है सर, आपको सर, ये गलत बात है। आदत लग गई है खुद को अच्छा लग रहा है तो यार चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 7, टैक्स तो नहीं। ओ माय गॉड, FD इन अ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस देखा आपने? हाँ वहां पे भी होता है बेटी जब, लेकिन कितने साल की होनी चाहिए? 5 या उससे ज्यादा। पेपर में आ जाएगा 3 साल की FD कराइए, नहीं मिलेगी। पेपर में आएगा 8 साल की कराइए, मिल जाएगा। 5 या उससे ज्यादा होना। बोल तो लिखा है ओ माय गॉड, पॉइंट नंबर 8, ट्यूशन फीस, फुल टाइम एजुकेशन चिल्ड्रन की इन इंडिया। कितने बच्चे? आ जाओ, आप ही आ जाओ, आप ही पढ़ा लो बेटे, आ जाओ। पहले कॉपी कॉपी कर रहा हूँ नहीं, वीडियो में आपको फिर आपको कॉपी करता हूँ नहीं, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन फीस, ये देखो बेटे वो नहीं आ रहा, लेकिन EGSI ये बड़ा क्लियर है ना? तो मतलब थोड़ा सा तो मतलब ना नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी में हो तो पता लग जाता है। देखने वाली बात ये है जी, मान लीजिए दुष्यंत सर, नहीं नहीं, दुष्यंत सर के 3 बच्चे हैं बेटे, ABC, सर ये बाइक बाइक पे लिख रहे हो ABC। ठीक है? 3 बच्चे और ये तीनों बच्चे स्कूल जाते, ठीक है? और एक के लिए ट्यूशन फीस कितनी जमा करते हैं दुष्यंत सर? 6,000, 8,000, 3,000। तो ही मिलेगी। तो आप मुझे बताइए, ये ट्यूशन फीस है, कितने रुपए की डिडक्शन दुष्यंत सर ले सकते हैं? लॉजिकली किन दो की लेनी चाहिए? पेपर में से दिया होगा तो ऐसे मत कर लेना कि C की दे दी ताकि कम निकल जाएगी, नहीं तो डिडक्शन। वो बात तो सही है, पर हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, बच्चे भी तो नहीं है ना अभी, ठीक है? मुझे बताइए, डिपॉजिट्स इन नोटिफाइड नाबार्ड बॉन्ड्स, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी बच्चे को? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो भाई इसके बॉन्ड्स हो गए, खरीद लोगे तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ओके होगी बेटे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कोई, उसमें आप पैसा जमा कर लीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये क्या होता पैसे डालते है? फर्स्ट के साथ टाइम पैसे और 11th क्लास को कौन सी क्लास होती है? फर्स्ट 6 और 9 और मेरी तो 11th में नहीं हुई थी। हाँ, मैंने भी नया की कराई हुई है, ऐसा तो नहीं था, कभी भी हो जाता है बच्चे को, डोर्थ पे भी हो जाता है, हो जाता है, कभी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि क्या होता है? बैंक अकाउंट में जाइए, जैसे मैंने इनाया का एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है, और बैंक में क्या बोलना होता है कि आप अपनी डॉटर के लिए अकाउंट खुलवा रहे हो, तो नॉर्मल भी सेविंग भी खुला सकते हो, बट दैट्स नॉट एलिजिबल। आप कौन सा अकाउंट खुलाएंगे तो एलिजिबल होगा? सुकन्या समृद्धि। तो इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 15 साल के लिए वो पैसा नहीं निकाल सकते। पर आप जो भी हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लो मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 1 लाख की मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे ब्याज मिलता है, मिलता है, अच्छा ब्याज मिलता है बेटे, 8%, 8.5, नॉट बैड। मुद्दे की बात ये है, क्या वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है,
एग्जाम है, तो आप छोटा सा अगर लिख रहे हैं, चलिए मैं भी लिख देता हूँ, इवन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जाम होता है। इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि स्कीम इज एग्जाम। ओके, अगला क्या है बच्चे? इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या म्यूचुअल फंड, अपने को कोई लेने देना, नाम याद रखना है। इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड होंगे भाई, पेंशन फंड्स भी होते हैं भाई। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम टीयर 2 अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 और मोर। क्या बोल रहे हो सर आप, एक बार लिख लो आप इसको। भाई एनपीएस होता है, कभी आने वाले बहुत डिटेल पढ़ने वाले हो तुम एनपीएस को। उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में जाएगा तो दूसरा सेक्शन है, टीयर 2 के अकाउंट में डिपॉजिट होगा तो एटीसी में एलिजिबल हो जाता है। इतना है, आपको पता होना चाहिए। मेरा भी एनपीएस अकाउंट है वैसे, मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो उस टाइम पर एनपीएस खुल जाता था, क्योंकि तब पेंशन बंद कर दी थी और पेंशन हटा के ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम थी। मैंने एग्जाम दिया आईबीपीएस का। नहीं, बहुत टफ होता है, मेरा क्लियर हुआ था। ऐसा मतलब क्या होता है कि सीए में कंपटीशन नहीं होता। अगर यही आप एक बार जहाँ पे ग्रेजुएट सारे आ रहे हैं उनका पेपर दोगे तो आपकी रैंक बहुत खराब आएगी, क्योंकि वो डेडिकेटेडली पढ़ते हैं इसके लिए। समझ रहे हो, एसएससी यूपीएससी वहाँ बहुत हैवी कंपटीशन। लेकिन जब तुम एक स्पेसिफिकली, जब अगर कोई जॉब निकली है स्पेसिफिकली सीए में, वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोग उतना इंटरेस्ट दिखाते गवर्नमेंट जॉब में आज के टाइम। एनपीएस का ना नोटिफाइड पेंशन स्कीम है। तू टीयर 1 में डालेगा तो सीसीडी आएगा, भी सेक्शन वहां चले जाएंगे। टीयर 2 में डालेगा तो वो इधर है। बस इतना आपको ध्यान। हम्म, नहीं अभी नहीं। अभी जीएसटी के बन रहे हैं, पर ये वाले नोट बढ़िया बना रहे हैं इसमें। हाँ जी, हो गया बच्चे? देखो, और क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आपका 80। सर हाँ जी, सर इन पेमेंट्स पर मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलेगी? किसमें? ये जो पॉइंट्स बताए आपने, ये रिपेमेंट ऑफ हाउस भाई लोन। ये सारे पॉइंट जोड़ के ना सर टोटल यस सर। 1.5 लाख है। सर अगर मैं उनको सेक्शन दे रही अच्छा। हूँ, सेक्शन कोड करके थोड़ी सी क्या कह रहे हो? पेपर में सेक्शन कोड करके तो डिडक्शन नहीं होगी सर। अगर ये नाम आएंगे तो ये 80C 80CC 80CCC ऐसे तो CCC कितने रहेंगे? हाँ, 3 ही बार गिनना है बस, और नहीं आएंगे। सर ठीक है, अगला सेक्शन क्या है बच्चे? 80 ट्रिपल सी। ओके, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन या एन्युटी प्लान। अबे मैं कह रहा आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, एन्युटी प्लान क्या होता है, डिफर्ड एन्युटी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एन्युटी प्लान में एकदम से लमसम पैसा मिलता है, एलआईसी देती है। डिफर्ड एन्युटी धीरे धीरे धीरे। फिर एक पेंशन फंड भी होता है, पर अपने को ऐसे प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा ना घुसना है, वो क्या बेच रहे हैं। आपको नाम आएंगे तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन या एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर। अब आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एलआईसी नाम यहाँ पे आ रहा है, हमें तो लगेगा ये 80C है, हमें कैसे पता लगेगा कि 80 ट्रिपल सी है? तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो ऊपर वाले में भी ये वाली लाइन लिखी होगी, और वो कहेगा अगर तुमने 80C में डिडक्शन दे दी तो ट्रिपल सी में मत ले लेना। आप समझ रहे हो? दूसरी बात सुन, एक बार सुनिए आप, चलो एक बार याद कर लो, 80 ट्रिपल सी किस चीज के ऊपर है बच्चे? पेंशन या फिर एन्युटी प्लान। किसका है ये? एलआईसी का है, नहीं अदर। कितने रुपए किसको मिलेगा? कितनी डिडक्शन? ये बेटी 1.5 लाख अलग से नहीं, 80C और ट्रिपल सी मिलाकर है। सर ये आप क्या बोल रहे हो? तो आप सुनिए जरा। अगला आप लिखिएगा 80
CCE, सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट पे ही जा रहा हूं। 80cc कहता है कि 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस ये नहीं पढ़ा अभी आपने CCD1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 10। ये तो लिख लो, ऐसे कहीं भी लिख, उसी में ही लिख दो। जहां तक आपने ट्रिपल सी लिख लिया उसके नीचे लिख दो CC। पेंशन फंड है नहीं, जितना वो लिखा हुआ था सिर्फ वही था, एक बार लिख लो चलो। बस ये इतना ही है, ये तो मैंने बनाया था अलग से, ये कुछ नहीं है। तो मैंने अभी वो जो बनाया था वो था, तो हटा दो ना ये वाला, इसको हाँ टेबल बन गया। अब एक चीज समझिए, ट्रिपल सी इतना ही है जो कि कहता है पेंशन फंड और एन्युटी फंड ऑफ LIC इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, मैक्सिमम कितना 1.5 लाख। और फिर आप इधर ही लिख सकते हैं 80C प्लस 80 ट्रिपल सी 80 CCD1। अभी आपको CCD1 नहीं पता, ये इन तीनों का मिला के मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिल सकती है एज पर विच सेक्शन 80cc। कहिए बच्चों, क्लियर है? लिख लिया यहाँ तक? क्लियर है बच्चे? अब बड़ा सेक्शन शुरू हो रहा है। 80cc-D। आपको एक बात बता देता हूँ, आपने सबसे पहले 80C करा, फिर 80 ट्रिपल सी करा छोटा सा, और CCE में देखा कि वो सब मिला के 1.5 लाख। अब इस सेक्शन को आप ध्यान से देखिए, 80cc-D कहता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। दोबारा कंफ्यूजिंग वर्ड आ जाता है, यहाँ पे भी पेंशन लिखा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप बस नाम याद रखिएगा, नेशनल पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, न्यू पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, उसको नोटिफाइड पेंशन स्कीम भी बोला जाता है। तो ये NPS के अलग अलग नाम है, डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक में NPS अगर वो बन रहा है आपका तो आपको समझ आ जाए। और सरकार ने जो पेंशन स्कीम का नाम रखा वो रखा अटल पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत आप अपने पैसे को जमा करें। बिल्कुल, NPS वर्ड है, नेशनल पेंशन स्कीम, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। सरकार ने जो नोटिफाई करा उसका नाम क्या, अटल पेंशन योजना। आपको सिर्फ नाम याद है, लॉजिक मैं दूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें तो क्या आपको पेंशन मिलेगी? नहीं, बंद हो। कौन से साल से बंद हो? 2004। 2004 से के बाद जिसने भी ज्वाइन करा है, ज्वाइनिंग पे होता है। अगर किसी ने 2003 में ज्वाइन कर लिया तो वो एलिजिबल है, उसको पेंशन मिलेगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों में जो नौकरी चल रही है उनकी थोड़ा ना पीछे पेंशन रोक दी जाती है। 10 साल से तो हमें पता था पेंशन, अब रोक दी, ऐसे नहीं होता। ज्वाइनिंग अगर उस डेट से पहले हो गई आप एलिजिबल हो पेंशन। तो अब एक चीज समझिए कि अगर 2004 से पहले क्या था कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको पेंशन मिलती, पर उसके बाद
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं पहले गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, क्या उसको पेंशन मिलेगी? नहीं। नहीं। तो उसको बोला गया अब हम आपका पैसा कौन सी स्कीम में डालेंगे? एनपीएस में। दूसरी बात, क्या ये वाली ये जो स्कीम है ये रिलायंस और प्राइवेट प्लेयर भी कह सकते हैं हम भी अपने एम्प्लॉयज का पैसा एनपीएस में डाल लेते हैं? डाल सकते। एनपीएस इज फॉर एवरीवन, आप भी डाल सकते। तो एक कैटेगरी बन गई एम्प्लॉय की, सरकारी भी हो सकता है, अदर देन सरकारी एम्प्लॉय भी हो सकता है। एक हो सकता है जो नौकरी करते ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेसमैन, क्या वो भी एनपीएस में डाल सकते? डाल सकता है। तो आइए, किसको डिडक्शन मिलेगी सबसे पहले? इंडिविजुअल। आप अगर चाहें तो एनपीएस में पैसा डाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपको कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल रही है बच्चे? CCD 1। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि CCD 1 का जो मर्जी कर लो, 1.5 से ऊपर थोड़ा चले जाओ। समझ रहे हो? तीनों मिला के तो 1.5 ही है, ठीक है ना? बट एक बार सेटिंग असाइड दैट देखते हैं। इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, देखो इधर दो लोग, टाइप ऑफ लोग पैसा डालेंगे, या तो जो नौकरी करता है, या तो जो नौकरी नहीं करता। और अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय की बात करूं तो कह सकता हूं वो गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट भी लिख सकता है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो भाई काहे बात की डिडक्शन है? सर जी मान लो मैं सरकारी में था, मेरे टाइम पे तो पेंशन बंद हो गई थी, तो मेरा पैसा एनपीएस में जाता था। तो जितना भी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, मतलब अगर मैं 100 रुपए जमा करता हूं तो मुझे कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 100। पहली बार, द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट एनपीएस में मिल जाएगा आपको। बस सरकार ने बोला सर अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो भी मिल जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन एक आपको दूसरी लिमिट दिख रही है, दैट्स 10% ऑफ सैलरी। मान लो, और सैलरी का मतलब फॉर्मिंग पार्ट वाला, ठीक है, कमीशन नहीं, ठीक है, बेसिक प्लस दिए। मान लीजिए मेरी सैलरी थी 6 लाख, तो 6 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो 60,000 बनता है। तो मुझे कितने की डिडक्शन मिलती है? 60,000। ऐसा नहीं है तुम जो जमा कर रहे हो बस वो हो जाएगा, तुम बोलो 1.5 लाख के अंदर है और दे दो हमें। मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 लाख कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है सीधा 1.5 लाख का चेक करना है मेरे को। मेरे को ये भी देखना है मैं जो 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक विद इन द, इन्होंने सेक्शन लिमिट लगा दी, 10% ऑफ सैलरी से ऊपर नहीं देंगे डिडक्शन। यानी कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हो, आपका जो भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको उससे चेक करना पड़ेगा कि 10% ऑफ सैलरी के अंदर अंदर है तो सही है, ऊपर है तो जितना ऊपर है वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है फिर? अब आप बोलोगे सर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी मर्जी से जमा कर रहे हैं, वो जो बिजनेसमैन है, ठीक है जी, तो उसने कितना जमा करा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, असेसीज कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है? एम्प्लॉय। नौकरी करते हो तो आप एम्प्लॉय बनते हो, बिजनेस कर रहे हो तो असेसी हो। और मैंने कितना जमा करा? 1 लाख। क्या मुझे सीधा 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? ना भाई, 20% ऑफ जीटीआई की। 90 नहीं है बेट, 20% ऑफ जीटी। मान लीजिए मेरी जीटीआई 6 लाख है, इसका 20% 1.2 lakhs। सो व्हाट डिडक्शन आई गेट? सर ये ना इंसाफी क्यों सर? यहाँ पे तो 10%, यहाँ पे 20%, समझ जाएंगे आप। क्योंकि एम्प्लॉय का दूसरा पार्ट भी है, एम्प्लॉयर जो जमा कर देगा फायदा मिल जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई और जमा नहीं कर रहा हो। पहले मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका CCD 1 हुआ। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे तो अब आपको और समझ आ गया बेटे। मेरा CCD 1 में जो भी आएगा प्लस सी में जो आएगा प्लस ट्रिपल सी में, वो 1.5 से ऊपर तो जाएगा, तीनों का मिला के अपर कैप तो 1.5 लाख से ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता। क्लियर है बच्चे? अब मैं आता हूं CCD 2 में।
CCD 2 में आने से पहले CCD 1B में आ रहा हूं। देखो मैंने आपको अभी अभी कौन सा कराया था, CCD 1। अब मैं आपको कह रहा हूं 80 CCD 1। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये क्या बना है बच्चे? वेरी गुड। जग लग रहा है सब बच्चों को? टूटा हुआ नहीं है बच्चे। और ये जग में ये क्या है बच्चे? पानी। पानी है बच्चे। अब मुझे बताओ, ये मैंने अच्छा नहीं बनाया? शुरुआत में अच्छी करता हूँ, धीरे धीरे खराब होता है। और ये पानी भरता जा रहा है बच्चे। ओ माय गॉड, क्या ये पानी गिर जाएगा? सर बाहर गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। हवा में टकराएगा। सर अब गिरने वाला है, जाएगा। बाढ़ आएगी। ओ माय गॉड, और ये गिर गया पानी। क्या गिरा? सर ऐसे कैसे पर्टिकुलर पे गिर रही है वो? जार तो सीधा ही है, गिर कैसे रहा है? चार तुम क्या गिर रहा है? और ये पानी मार रहा है। सर वो ये है। फिजिक्स की लॉ इतना देखना चाहिए ना। ओ माय गॉड, दिस इज जार नंबर 2। ये उतना अच्छा नहीं बना। खाना तो होगी अच्छे। और ये देखिए, हाँ जी क्या गिरे बच्चे? बना तो कोई अच्छा नहीं है। नहीं, और ये जब ऐसे इधर लगा तो फिर ऐसे पानी और बढ़ता है। ऐसे करोगे सर एक काम करो, आपको रेस्ट लेने का मन करता है तो रेस्ट ले लिया करो ये। सर ये वाला गिलास है ना? नहीं, ये आप चेक कर सकते हो, मैं हर बार नोट से बनाता हूँ। ये बच्चे ने नहीं बनाया, इसको फोन करूंगा। आपको पता है किसका नंबर है ये? आप मुझे बताइए, क्या ये वाला जार भी भर गया? अब गिरने लग गया। और अगर यहाँ से भी गिर गया तो? तीसरा जा रहा है आपको। नहीं बेटे, तीसरा नहीं आएगा। ये हैंग होता जा रहा है मेरा, मैं ड्राइंग अटक। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ तक समझ आया पहले? दिस इज 80 CCD 1 सर ये ऐसे पीछे लग नहीं जाएगी मुझे। and this is 80 CCD 1B और इसकी कैपेसिटी है 50,000 की। अब देखिए मैंने इसका बैलेंस क्या है? एग्जैक्टली देखो, बिना समझाए समझा दिया मैंने ड्राइंग से। पावर मतलब वो तो किलो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर CCD 1 कुछ बच जाता में है। आपको जितनी आप डिडक्शन लेना चाहते हो वो नहीं मिली, तो वो कहाँ जा सकती है? बी में। 1B के अंदर। आप मुझे बताइए, क्या इस ड्राइंग से आपको समझ आ गया? और वो मैक्सिमम 50,000। एग्जैक्टली। सर ड्राइंग बनानी नो सर। ड्राइंग तो बनानी है। अब जैसे ये वाला था, मान लो, नहीं ये वाला जैसे इधर, भाई मैंने कितना कंट्रीब्यूट करा था? 1 लाख। पर मेरी CCD 1 की लिमिट तो 60,000 बोल रही है, पर मैंने तो 1 लाख कंट्रीब्यूट करा था। कितना और बच रहा है? 40। वो 40 बेटे यहाँ CCD 1 के अंदर 1B के अंदर चला जाएगा। अल्टीमेटली फायदा तो मिल गया। फायदा मिल गया, क्योंकि CCD 1B इज ओवर एंड अबव दैट 150 फर्स्ट ऑफ। क्या यहाँ पे मैंने CCD 1B लिखा है कि 1.5 लाख के अंदर है ये? नहीं, CCD 1B नहीं है इधर, वो तो 1B नहीं है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका CCD 1 पूरा कंज्यूम हो जाए तो 1B आपको मदद कर देगा कितने रुपए तक? ओके। आप मुझे किसकी?
वो 1.5 लाख 3 को मिला दिया ना। वो तो इंटरनल लिमिट के साथ था ना। एक बार ये लाइन पढ़िएगा, ये पढ़ ली है काटनी है? नहीं पढ़नी। Balance contribution that assessee could not get as deduction under 80 CCD1 will be available as deduction under CCD1B, subject to a maximum of 50। ये साहब आपको तो समझ आ जाना चाहिए अपने आप, इसी की है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बना हुआ है, ये देखो जीटीआई कितने की है, ठीक है 6 लाख। तुमने कंट्रीब्यूट कितना करा है, 1,60,000। तो ठीक है भाई, जीटीआई तो 6 लाख है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा कंट्रीब्यूशन या फिर 20% ऑफ जीटीआई? तो 20% तो 1 बीस आ रहा है, तो CCD1 तो 1 बीस ही देगा। पर आपने जमा कितना करा है, 1,60। तो जो बच गया वो 1B में मिल जाएगा ना। वो लिमिट हाँ उसमें नहीं, दिस इज ओवर एंड अबाउट 150। हिसाब से अगर 2 लाख की बिल्डिंग है इसकी। अभी इसके बाद भेजूंगा, एसएससी के बाद लिखा है बता रहा हूँ। हाँ एग्जांपल में एसएससी के बाद एक who's GTI। इस बच्चे की हैंडराइटिंग बेस्ट है, अगर आप इस बच्चे के लिए भी कर रहे हो ना तो फिर सर बच्चे यहाँ नहीं बता तो फोटो में आई नहीं है। मैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है वैसे। हाँ एग्जांपल दिखाओ। ये कहते तो लिख लिया। नहीं नहीं तुम्हारी ऑडिट की क्लास कितने बजे? ऑलरेडी 4 बजे है। ऑडिट है ना सीए वाले बच्चों की? मैक्सिमम 50,000। सर इस एग्जांपल सर मेरा 20% मैडम वो इंटरनल लिमिट थी ना CCD1 की। एम्प्लॉय नहीं थी। हाँ सिर्फ जीटीए लिखा था, नौकरी का नहीं लिखा हुआ। लिख लिया नहीं सर क्या मैडम? आपने ऐसे बोला होता है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है मैडम ऐसे अभी 2 मिनट के लिए। ये वाली मैंने भेजी तो हुई थी फाइल। भेजी हुई। टेलीग्राम अच्छा नहीं हो, मैं बोलता हूँ टेलीग्राम के सीईओ को, फोन करेगा आपको कि डाउनलोड करो। अभी अब दिखाना, मैं ऐप चेक कर लूंगा, बता दूंगा कौन सी डिलीट करूंगी ना। स्टोरेज तो होना चाहिए मैडम। लिख लिया बच्चों? ये जरा और ना वो राइटिंग कैमरा का रिफ्लेक्शन आया होगा सब कुछ सुनता है। ये बच्चे स्टोरेज देखो कितना है, 93%। और देखो मैंने, मेरे पास कुछ है भी नहीं है, देखो ये मैं दिखाती हूँ ना कैमरा, व्हाट्सएप ये देखो, फालतू को कुछ रखा भी नहीं है मैंने, थोड़ी सी स्कोप पे, बाकी ये देखो तो क्या ही डिलीट करूँ इसमें से। देखो ऐप देख लो कौन सी है, इंस्टा भी नहीं है मेरे पास। व्हाट्सएप को डिलीट करो अरे और क्या? फोन नहीं है? फोन नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा इसी में इसी को यूज ही, और सिम भी इसी में होता है। फोन में क्या ही दिक्कत है, सेविंग
अजी बच्चे नोट कर लिया? ओके सर, 80 CCD1 समझ आ गया आपको? CCD1 था भाई तुम्हारा अपना कंट्रीब्यूशन जो भी करोगे, पर कुछ वो इंटरनल लिमिट है 10% ऑफ सैलरी, नहीं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ जीटी। और अगर इस वजह से आपका कुछ रह जाए तो 80 CCD1 में ट्रांसफर हो जाता है। CCD1 कितना ले लेता? 50,000 रुपये। भाई मुद्दे की बात ये है 80 CCD2। अरे सर, अरे CCD2 में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स NPS फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। बहुत अच्छी बात है। तो आप सोचिए, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, लेट्स से 1 साल का 1 लाख रुपए, तो हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं, बट मैं डिडक्शन से पहले आपको बोलना चाह रहा हूं कि पहले तो आपकी सैलरी मानी जाएगी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो मैं 50,000 महीना डालता हूँ तो है ही, तुम्हारे नाम से 10,000 मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है ना। तो फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले तो ऐड होगी। दूसरी बात, अब डिडक्शन मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी वो देख लेंगे, लेकिन पहले ऐड होगी और उसके बाद डिडक्शन। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या ये CCD2 सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है? नहीं, क्योंकि उसके लिए कौन उसके बिहाफ पे जमा करेगा? तो CCD2 तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ही होता है ना बच्चे। अच्छा, अब डिडक्शन कितनी मिल रही? अमाउंट ऑफ डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सर जी, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा साल का? 1 लाख रुपए। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये नौकरी कहां करता है। अगर ये नौकरी सरकारी एम्प्लॉय में है, सरकारी नौकरी है, देन इट इज 14%। और अगर रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस प्राइवेट है, देन इट इज 10%। और एक बात जो यहां नहीं लिखी, अगर मैं वो लिख दूं, ये 10% भी 14% हो जाएगा इन केस ही ऑप्ट्स फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, लिख लीजिएगा बस। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की जब बात होगी तो बात हो जाएगी बस। 10% जनरली, इसका मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम हो गया ना 10%। मैं ऐसे बोल देता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14%, अदर देन गवर्नमेंट है तो देखना पड़ेगा डिफॉल्ट या ऑप्शनल। डिफॉल्ट है तो 14, ऑप्शनल है तो 10। एंड बिलीव मी, पेपर इस लेवल तक आता है, आपको सारे निटिग्रिटीज अंदर के सब याद रखना। गवर्नमेंट इज 14, ये लिखा हुआ है, 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट्स 14%। अदर देन गवर्नमेंट क्या है? 10%। बट अगर ये डिफॉल्ट के अंदर है अदर वाला तो 14%। अभी हाँ जी, उसके नीचे सेकंड लिखा हुआ, लेटर, लेटर लिखा हुआ थी। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? अगर आपको याद हो गया तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसी पैटर्न पे ही होते हैं, बट AD CCD1B है के नीचे ना और भी वो डेट वगैरह लिखा है, वो अभी लिखता हूँ तो नहीं लिख लिया, वो लिखना वो बोलना है। लेकिन वो उसी सेक्शन में नहीं, वो 1B के अंदर नहीं, वो जनरल कि अगर आप ये NPS को बंद कर देते हैं तो अगर इंसान की डेथ हो जाती है, चलिए मैं बोल ही देता हूं। अब अगर ये जो NPS का बच्चे अकाउंट है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक है, अगर आप इसमें से पैसा निकाल रहे ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, तो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड बाय लीगल एयर और नॉमिनी ऑफ असेसी, एक ही बात होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? फुली एक्सेप्ट। और अगर इसके अलावा निकालते
तो अमाउंट रिसीव में से 60% एग्जेम्प्ट एंड 40% टैक्सेबल। नहीं नहीं, ये जनरल नोट्स है, एग्जेम्पशन का ऐसे वो कुछ बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप अभी इसको इग्नोर करो। फिर आप क्या लिख रहे थे अभी? ये लिख रहे थे ना सीसीडी, ये हो गया पूरा का पूरा। सीसीडी 2 लिख लिया पूरा, सीसीडी 2 हो गया ना, ठीक है। अब आ जाता हूं उस पर। ये तो लिख चुके हो ना तुम 1B सारा, अब उसके नीचे लिख लो अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट। अगर डेथ हो जाती है तो सारा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है, और अगर वैसे आप वो करेंगे तो 60% एग्जेम्प्ट, क्लोजर कर रहे हैं अगर आप तो 60% एग्जेम्प्ट एंड 40% टैक्सेबल। क्लोजर, हाँ जी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट। लिख लिया? खत्म है इसका, खत्म है। मतलब ये भी बहुत ही कोने की चीज है, पर खत्म हो चुका सीसीडी और ये सारा। आपको यहाँ तक याद करके जाना पड़ता है पेपर में कि इमीडिएट क्लिक हो। जब फुल क्वेश्चन होता है तो उसमें ऐसे एकदम कोने का नहीं आता, लेकिन बस ये समझो कि ऐसा हो सकता है कि वो डिडक्शन से अलग क्वेश्चन दे दे और यही पॉइंट पूछ ले। फुल में नहीं होता। फुल में क्या होता है कि कोई पॉइंट किसी चैप्टर से, कोई किसी चैप्टर से, मतलब ऐसा होता है वो। ठीक है ना, बस खत्म ही। ठीक है, एक ये वाली 2 लाइनें और लिख लेना। क्या होता है कि बच्चे पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड होता है, पूरा विड्रॉ नहीं हो रहा, डेथ नहीं है या कुछ नहीं है, इमीडिएट इमरजेंसी की वजह से, तो एम्प्लॉय अगर विड्रॉ करेगा तो एग्जेम्प्ट अप टू 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हमें नहीं जाना भाई क्या विड्रॉ एम्प्लॉयर का कितना, कुछ नहीं, जो लिखा है वो लिख लो। और अदर एसएससी होगा तो उसके लिए तो फुल्ली टैक्सेबल। बस एक चीज बोलूंगा, अगर एनपीएस आपका टैक्सेबल हो रहा है ना, सरकार कहती है इस पैसे को विड्रॉ करके हमारे दूसरे में डाल दो तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ही कोने में हो जाएगा। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन देखोगे तो सही रहना चाहिए। हाँ जी बच्चे, subscribers to RPF and SPF transfer their corpus to NPS, no tax implication। नहीं, अभी एक 10AA बचा हुआ, आज खत्म करेंगे। 10AA, 80GG, 80QQB, 80RRB, 80JJAA, ये बच रहा है। पार्ट 1 है ये सारे सेक्शन, पार्ट 2 क्या है? इनकम बेस 2 पार्ट है ना, 10AA है उसमें सारा। इनकम इज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बच रहा है वैसे अभी 1-1.5 घंटे का। चले काम है ना, कल पे आगे जीएसटी आगे रखिए। जीएसटी लंबा हो जाएगा, जीएसटी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो कराऊंगा अभी। ट्रांसफर देयर कॉर्पस टू एनपीएस, नो टैक्स इम्प्लीकेशन।
मैं बात प्रेस होता है खा देखता हूँ, कुछ सोचूंगा ऐसा, पर ऐसा भी हो सकता है अगले हफ्ते फिर जीएसटी पे पूरा फोकस कर दूं, क्योंकि तुम्हारा डिडक्शन क्लोज टू खत्म ही है, मतलब अभी। ऐसा कर दो, कल रख लेना डिडक्शन की क्लास। कल रख लो किसी क्लास, डिडक्शन करा के डिडक्शन ही करा दो कल। हाँ। अरे नहीं, मैंने इनवॉइस पिछले हफ्ते सैटरडे खत्म करना था, संडे आ गया, डीटी तुम्हारा ज्यादा खींच दिया मैंने। सब मीटिंग बहुत ज्यादा वेरी हो गया, करवाओ डिडक्शन ऊपर इसके बाद उनका टीटी खत्म। नहीं, टीडीएस रह जाएगा। ये रहेगा बस, उसके बाद वीडियो इनकम तो नहीं डाल भी था ना। इसका न्यू टीडीएस में डेटा ना, मतलब सेक्शन पे सेक्शन, तो 50 नंबर का बना रखा है यार, मैं ये ना खराब लगता है। ओ माय गॉड, 60 मार्क्स 80 CCH। अब आप थक गए होगे, लिखो मत, ठीक है? अब मैं बोलता जाता हूँ। ब्रेक चाहिए क्या बच्चों को? हाँ सर CCH करा देता हूँ, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर 3:15 पे स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, CCE लिख लिया भाई, आज ही लिखा था, अभी मैंने बोला था, आपने लिख लिया, आपने बोला भी था लिख लिया सर। सीसी की बात लिखवाया था। ये देखो CC, CC तो मैंने भी लिख लिया, ये देखो, ये लिख लिया ना, तो यही है CC। लिख लो दोबारा, लिख लो, मतलब सेम ही बात लिखी हुई है, लिख लो। पर लिख लो, कोई बात नहीं। आइए CCH करते हैं, फिर एक बार ब्रेक दे दूंगा। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ओ माय गॉड, आपको ध्यान है अग्निवीर स्कीम आई थी? अग्निवीर वो कितने साल के लिए हायर करते हैं इंडियन आर्मी? 4 साल। तो अगर वो अग्निवीर जो आएंगे तो उनको सैलरी दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी तो उनका प्रोविडेंट फंड भी कटेगा, तो उनका अलग सेटअप पे चल, प्रोविडेंट फंड नाम नहीं होता उसमें, अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निपथ स्कीम, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, किसको डिडक्शन मिलेगी बच्चे? हु इज द एलिजिबल एसएससी? इंडिविजुअल हु इज एनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम। बहुत अच्छी बात है। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल रही है? CCH 1। 100% ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ कॉर्पस फंड, यानी कि जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो CCH 1 में मिल रहा है। CCH 2 100% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगा, तो बेसिकली उसमें भी, यानी कि सपोज करो अग्निवीर ने एक साल में अपना कंट्रीब्यूशन कितना डाला? 1 लाख, कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? पूरी 1 लाख। कोई ऐसा लिमिट नहीं है, 10% ऑफ सैलरी या कुछ इनर कैप, कुछ नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना डाला? 1 लाख, पूरा मिल जाएगा। बस आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे समझिए कि जब भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, पहले उसको क्या माना जाता है? पहले वो ऊपर ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, फिर उसके बाद उसकी नीचे डिडक्शन। कोई दिक्कत आपको? सिंपल है ना? अब आइए लाइन पढ़ते और खत्म है। अंडर दिस स्कीम 30% ऑफ द मंथली पैकेज ऑफ ईच अग्निवीर शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, यानी कि कितना परसेंट जमा हो रहा है बच्चे? 30%। और सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ मैचिंग अमाउंट, यानी कि भैया अगर आपको 10 लाख दिया जा रहा है तो मान लीजिए 3 लाख रुपए 30% साल का, और 3 लाख रुपए सरकार को जमा। बताइए, ऑल क्लियर है? याद रखना है आपको सारी बातें। CCH डन है ना? लिखोगे क्या? लास्ट सेक्शन ना चाहिए ब्रेक से पहले के लिए लास्ट सेक्शन है ये। आपने प्रैक्टिस करेंगे आप प्रैक्टिस भी करेंगे, 4:30 है ना ऑडिट की क्लास? 4 करते हैं 4 बजे है, फिर तो ब्रेक नहीं हो पाएगी। सब नहीं समझ गया, हैवी हो गया बहुत।
क्वेश्चन करें अभी या अभी ब्रेक दूं? ब्रेक ले लो, ठीक है। 315 मिलते हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ, बिलीव मी। 80 डबल जे डबल ए सारा खत्म नहीं कराऊंगा, और इस 80 डबल जे डबल ए का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे, अगर वो होगा कल क्लास रख लूंगा 1 घंटा और, ठीक है। लेकिन अब एक बार क्वेश्चंस देखते हैं एक बार क्या है, और एक 80 डबल जी बचा है, वो करा दूंगा आज हाँ। डोंट वेरी, मेरे को पता लग रहा है हैवी हो रहा है, मैं हैवी नहीं कराऊंगा। इसके बाद हम मेजरली प्रैक्टिस है, 15 मिनट बोलूंगा, मेजरली प्रैक्टिस ही कराऊंगा। याद है अच्छा, मैं लगा रहा हूँ। हाँ जी, सेक्शन याद नहीं होता है इनकम टैक्स का। हो जाएगा। आप चार्ट्स बनाइए घर पे। बस ये और स्पेलिंग याद कैसे हैवी हो गया तो नहीं सर धीरे कर देते हैं, यस बाद में सारे ही भाग रहे हैं। 2-3 मिनट ये वाला वाला करना मानी ऑडिट लॉ सब भाग रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कुछ पेंटिंग धीरे कर दो, ब्रेक ले। अगर तुम्हें टीडीएस मेरे वाला बाद में करना है, बाद में करा दूंगा, प्लान कर लेते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि भाग तो रहा है, तो करेक्ट है। और हाँ, कुछ थोड़ा धीरे करके तुम एक्यूमुलेट कर लोगी बैठ के, है ना, क्योंकि तुम्हारा तो वे अहेड है। तो और ऐसा भी नहीं है कि अभी वो दोबारा नहीं होने, तो अगर होगा, चाहे तुम्हें लग रहा है अकाउंट्स का सिर्फ हमारा होल्ड कर दो, टैक्स क्योंकि वो कंट्रोल हो चुका है, अब ऐसा कोई वो नहीं है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट को अगर होल्ड करके तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है तो कर सकते हो, ऑडिट yes। हमारा ऑलमोस्ट एंड पे एक चैप्टर बचा है, फिर हमारा पूरा ऑडिट खत्म। हम्म। ऑडिट का फिर सर ने बड़ा वाला टेस्ट करते हैं, वही करे जा रहे हैं। हाँ जो एक बार टेस्ट प्लान कर पढ़ लेते रहे हैं, हैं। वो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेशर आया, हाँ तो एक बार प्लान करो। पढ़ते पढ़ते नहीं, वो तो हैवी तो हो जाएगा, बट ठीक है, उसका बेनिफिट है। पर अभी टेस्ट इमीडिएट देना, पता नहीं कितना तुम लोग साथ साथ हैंडल करोगे। टेस्ट में पढ़ रहे हैं, फिर और साथ साथ क्लास में हो रहा है वो तो नहीं, उसको आप थोड़ा ये वाला चैप्टर हो जाएगा, अगर तुम्हें लगे ऐसे टीडीएस बाद का कर लेंगे अभी होल्ड, तो वो हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ऐसा नहीं है दोबारा होना ही है, 2-3 महीने दोबारा होगा तब भी कर सकते हो। और तब क्योंकि तुम ऑलरेडी फ्री हो चुके होगे, तो कोई क्लैशिंग की दिक्कत नहीं हुई। समझ जो एक प्रॉब्लम होती है कि चल रहा है तो हाउस ऑलरेडी तो फेब्रवरी में ही, अभी रेजिडेंशियल के पास स्टार्ट है। फिर एक ही क्लास करो हमारी क्लास। ये इंट्रोडक्शन खत्म कर लो, टीडीएस होल्ड कर लो। और अकाउंट में तो हमारे से एएससी बच्चे हैं, बाकी सब कुछ है। और टाइम बचा हुआ है, इनके जो मेरे को कराने हैं 3 एस आपने साथ में करने हैं, तो कर लो। अकाउंट्स के तो 3 कर लो, क्योंकि ये ना लास्ट में ही होता है, तो उधर ये अकाउंट्स के तो कर लेना। टीडीएस ऐसे चैप्टर में नए वाले बैच में कभी भी कराऊंगा, हो जाएगा वो, मतलब मैं लिख लिए बच्चे। चलिए, तो इतना रखते हैं, और अभी ब्रेक के बाद अब प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ठीक है। पैकेज के बाद कौन सा? ये सर ये दोनों पॉइंट हमारा बता दो लास्ट के 30%। अरे वो ये है कि जब वो ज्वाइन करेगा ना, तो उसका 30% ऑफ द मंथली पैकेज ऑफ ईच अग्निवीर शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको महीने का 1 लाख मिल रहा है, तो 1 लाख का 30% कॉन्ट्रीब्यूट करना है आपने, बहुत हैवी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट हो। और ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। पूरे साल का बोल लो, मंथली बोल लो, दी एमोल्यूमेंट्स का आपका 30% जो है कॉन्ट्रीब्यूट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। क्लियर है बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मैचिंग अमाउंट, 30% अग्निवीर, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल है तो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 315 पे मिलते हैं, और मैं डेटा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करते हैं एक बार। आपने काफी डेटा का ले लिया डिडक्शन का, ठीक है। चलिए, तो इतना रखते हैं जी, और मिलेंगे अभी 15 मिनट बाद। टिल देन बहुत बहुत बहुत, सर, आप है जी। समझ में नहीं आ रही।